नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन या जनसंख्या का वितरण। हमको ये पता चला पिछले वृद्धि देखने के बाद कि जनसंख्या की जो वितरण है वह भी विभिन्न प्रकार का है या उसमें भी बहुत अधिक भिन्नता पाई जाती है। उसकी भिन्नता जो है वो स्थितिगत होती है, यानी कि लोकलाइज्ड होती है। पॉपुलेशन का जो वितरण होता है या जो जनसंख्या का वितरण होता है वह स्थितिगत होता है, अर्थात वह स्थितियां डिफरेंट होती हैं, इसलिए आपको वितरण में भिन्नता देखने को मिलती है। हमें ये पता है कि एशिया में आज सबसे अधिक जनसंख्या का वितरण है, जिसमें आपके कंट्रीज हैं सबसे ज्यादा चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ पे बहुत अधिक वितरण है। यही हम अगर भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में चले जाएंगे तो वहां पर आपको वितरण कम देखने को मिलेगा। तो इस वितरण को जो प्रभावित करते हैं कुछ भौगोलिक कारण हैं जो जनसंख्या की वितरण को प्रभावित करते हैं। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके भौगोलिक कारणों में जो आते हैं वो आपकी स्थिति है, जलवायु है, आपके आर्थिक कारण है, आपके सामाजिक कारण है, आपके आपके राजनीतिक कारण है, और इन सब से ज्यादा आपके रीजनल कारण भी होते हैं या प्रादेशिक कारण भी होते हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। अब हम सबसे पहला जो रीजन है या जो फैक्टर है अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वो है परसिस्टेंट एंड यूनिवर्सल, यानी स्थिर और विश्वव्यापी। अर्थात ये वो कारण है जो पूरे विश्व में आपको देखने को मिलेगा। कुछ कारण आपके स्थिर हैं और कुछ आपके विश्वव्यापी होते हुए भी, क्योंकि आपको ये पता है कि कुछ भाग तो ऐसे हैं जहां पे जनसंख्या न के बराबर है, जिनको हम एक्यूमीन एरियाज भी कहते हैं, और कुछ आपके नॉन एक्यूमीन एरियाज हैं और कुछ आपके एक्यूमीन एरियाज हैं। अर्थात कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे जनसंख्या का वितरण बहुत अधिक है, कुछ क्षेत्र हैं जहां पर कम है, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कोई भी नहीं रहता है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा फैक्टर है वो है लोकेशन या स्थिति। हमको ये पता है कि सबसे अधिक विश्व की जनसंख्या जो है वो समशीतोष्ण भागों में रहती है, या आपका जो मेडिटेरेनियन सी है या भूमध्य सागर है उसके आसपास वाले देशों में आपको वितरण देखने को मिलेगा। लेकिन यही अगर हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में चले जाएं या बिल्कुल शीतोष्ण जो क्षेत्र हैं वहां पर आपको जनसंख्या बहुत कम देखने को मिलेगी। भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ में जनसंख्या बहुत कम है। कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ जीरो डेंसिटी भी नहीं है, और कुछ क्षेत्र ऐसे जीरो डेंसिटी है, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे 250 से 450 तक की डेंसिटी भी आपको देखने को मिलती है। तो ये जस्ट ड्यू टू लोकेशन या उसकी स्थिति के अनुसार है। यही अगर आप अपन समुद्र तटीय क्षेत्रों में देखें तो वहां पे भी जनसंख्या बहुत अधिक होगी। नदी के किनारे पे भी आपको एक लीनियर फॉर्म में या रेखीय फॉर्म में जनसंख्या का वितरण देखने को मिलता है। दूसरा आपका आता है क्लाइमेट या जलवायु। आपको ये पता है जहाँ की विश्व जलवायु होगी वहां पे जनसंख्या बहुत कम होगी। जहाँ बहुत अधिक वर्षा है या जहाँ पर बिल्कुल वर्षा नहीं है, जहाँ पर पूरे 12 महीने बर्फ गिर रही है या बर्फ जमे हुए, ऐसे क्षेत्रों में आपको जनसंख्या न के बराबर, जनसंख्या का वितरण न के बराबर होता है। आपके जो मरुस्थलीय भाग हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का है चाहे अफ्रीका का है, वहां पे आपको जनसंख्या बिल्कुल कम देखने को मिलेगी। इसका एक उदाहरण आपको मैं बताती हूँ। अपना जो जैसलमेर है और पाकिस्तान से टचिंग जो एरिया है वहां पे नो मैंस लैंड है, अर्थात वहां पर कोई भी नहीं रहता है। जैसलमेर की जो जनसंख्या है वो सारी पूर्वी और मध्य भाग में है, लेकिन पश्चिमी भाग उसका नो मैंस लैंड है। आपका एंटार्क्टिका में भी अगर हम देखें तो नो मैंस लैंड है। आपके नीदरलैंड्स, डेनमार्क के जो नॉर्दर्न पार्ट्स हैं, रशिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, ये जो ग्रीनलैंड के नॉर्दर्न पार्ट्स हैं, कनाडा का नॉर्दर्न पार्ट है, उत्तरी भाग है, वहां पर भी जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। तो ये दोनों फैक्टर्स जो हैं ये विश्वव्यापी हैं। ये आपकी जलवायु और स्थिति के अनुसार ही जनसंख्या का वितरण देखने को मिलेगा। दूसरे आपके होते हैं रीजनल या प्रादेशिक।
ये हमें पता है कि मैदानी भागों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? मैदानी भागों में कृषि हो या आपका औद्योगिकरण हो या आपके यातायात के साधन हो या आपके जो आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं, इन सब के लिए मैदानी भागों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मैदानी भागों में हर सुविधा इजीली अवेलेबल हो जाती है। यही आपका जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर आपके लिए सिंचाई करना मुश्किल है। वहां पर अगर आप उद्योग की स्थापना कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सोचें कि हम पहाड़ी क्षेत्र में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगा लें, तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोहा भी एक धातु भारी है, कोयला है, उसको पहाड़ों पे ट्रांसपोर्टेशन करने में बहुत अधिक कॉस्ट आ जाएगी। तो एज अ रिजल्ट वो इंडस्ट्री वहां सक्सेसफुल नहीं होगी। जितना प्रोडक्शन होगा उससे ज्यादा तो उस पर लागत लग जाएगी। तो एज अ रिजल्ट जो टेरेन होता है वो आपका जो मैदानी भाग है वह उस सबसे अधिक जनसंख्या का वितरण को प्रभावित करता है, क्योंकि मैदानी भाग में जनसंख्या रहेगी, पहाड़ी या आपका जो प्लेट्यू एरिया है वहां भी आपको जनसंख्या कम देखने को मिलती है। ये हमको पता है मानव की जो 3 इम्पॉर्टेंट नीड्स हैं उसमें एक जल भी है और एक भोजन भी है। अब जल के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो जहां पर वाटर सप्लाई है यानी कि नदियां हैं, वहां पर जनसंख्या अधिक देखने को मिलेगी। जहां जल की कमी है वहां जनसंख्या कम रहती है। आपके इसी के साथ अपना वाटर सप्लाई के साथ ही आपकी जो मिट्टी है, हमें ये पता है मनुष्य को पानी और भोजन 2 बहुत आवश्यक चीजें हैं। मिट्टी है वह चाहे आपके वेजिटेरियंस हैं चाहे नॉन वेजिटेरियन पॉपुलेशन है, दोनों को मिट्टी बहुत अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि आपके जो खाद्यान्न है वो मिट्टी, जो मानव का भोजन है वो मिट्टी से ही उत्पन्न किया जाएगा। दूसरी ओर जो जानवरों पर डिपेंडेंट है या जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, उनको भी सॉइल की आवश्यकता है, क्योंकि जो उनके जानवर है उनका भोजन तो मिट्टी से ही प्राप्त किया जाता है। तो जो जहां पर उपजाऊ मिट्टी होगी वहां जनसंख्या का वितरण आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगा, और जहां की मिट्टी अनुपजाऊ है वहां पे जनसंख्या का वितरण कम देखने को मिलता है। इसके साथ साथ ही आपका फ्लोरा एंड फोना यानी कि जो वहां की वनस्पति है वह भी आपकी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। यही हम भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ वर्षा बहुत अधिक है, वहाँ जो आपकी वेजिटेशन है वो बहुत अधिक घनी है, बहुत अधिक बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, चाहे आप अमेजन नदी के तरफ देख लें हम, या हम इक्वेटोरियल रीजन्स को देख लें, वहां पर वेजिटेशन भी आपकी जनसंख्या को प्रभावित करती है। ये जो रीजनल फैक्टर्स हैं इन्हीं के आधार पर जनसंख्या में डिस्ट्रीब्यूशन में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। फिर आपके आते हैं इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स या आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारण। हमें ये पता है आज के टाइम में या मानव जो है उसका इतना अधिक विकास हो चुका है, वह मिनरल्स पर या खनिजों पर या पावर रिसोर्सेज की उसको बहुत अधिक आवश्यकता है। ये अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि आज यूरोप का अगर सबसे अधिक विकास हुआ है तो वो खनिजों के आधार पर ही हुआ है। यूरोपियन कंट्रीज के पास कृषि प्रोडक्ट्स बहुत कम है, लेकिन उन्होंने मशीनों का या मिनरल्स का इतना अच्छा उन्होंने दोहन किया कि आज वो वर्ल्ड को मशीन्स और रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज देकर अपना डेवलपमेंट कर गए हैं, और वो सबसे अधिक विकसित देशों में है, यूरोप एंड यूएसए। तो इसलिए मिनरल्स एंड जो पावर रिसोर्सेज होते हैं उनका भी मानव दोहन करता है, और जहां पर इनका बाहुल्य होगा वहां पर भी जनसंख्या का वितरण आपको भिन्न प्रकार से देखने को मिलेगा। जिन देशों के पास मिनरल्स नहीं हैं या पावर रिसोर्सेज की कमी है, या अभी उनका ये स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक प्रोसेसेस और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस नहीं आए हैं, अर्थात उनकी जो आर्थिक और
आपकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं, अगर वो नहीं हुए हैं तो वहां पे जनसंख्या का वितरण आपको कम देखने को मिलेगा। और जहां पर ये चारों फैक्टर्स जो इकोनॉमिक एंड कल्चरल के हैं वेल डेवलप्ड है, वहां पे जनसंख्या का वितरण भिन्न प्रकार का देखने को मिलेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं यूरोप में ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं। और बाकी जहां पर आपके जो नॉर्दर्न पार्ट्स हैं वहां पे क्लाइमेटिक फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। नेचुरली जहां की क्लाइमेट विषम होगी वहां की मिट्टी भी उपजाऊ नहीं होगी, तो एज अ रिजल्ट वहां पे खनिजों का दोहन अभी नहीं है या वहां पर बहुत अधिक मिनरल्स नहीं पाए जा रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट अगर आपने कभी देखा हो तो नॉर्वे है, डेनमार्क है, यहाँ पर सबसे अधिक जो डेवलपमेंट है वो डेयरी फार्मिंग का हुआ है। लेकिन यूरोपियन जिस कंट्री के पास इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा वो कोई भी चीज कहीं से भी इंपोर्ट कर सकता है, क्योंकि उसको वो महंगा नहीं पड़ता है। इसीलिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की पॉलिसीज बनाई जाती हैं जो कि आपकी इकोनॉमिक का ही एक पार्ट है। तो सोशल देन आपके आते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल। हमको ये पता है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। अब मानव को बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। जिनका अधिक विकास हुआ है उनको टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ जब एग्रीकल्चरल नीड्स होंगी या एग्रेरियन नीड्स होंगी तो वो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर लेंगे। ऐसे में जो आपकी पॉलिटिकल स्थिरता होती है देश की, वह भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। आपके अफ्रीका में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस रहते थे, या आपके अरेबियन कंट्रीज में डिफरेंसेस आते रहते हैं। तो एज अ रिजल्ट आपकी सब देशों की इकोनॉमी हिल जाती है। आज आपको ईरान, इराक, इजराइल तेल देना बंद कर दे तो सब कंट्रीज क्या करेंगी? तो एज अ रिजल्ट आपकी जो सोशल और पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं ये भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। दूसरी ओर हमने देखा था कि जो मनुष्य का सांस्कृतिक परिवेश है या जो मनुष्य की धार्मिक फीलिंग्स है या भावनाएं हैं वह भी आपके जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। आज कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे बहुत अधिक कंसेंट्रेटेड लोग रहे, बहुत कंसेंट्रेशन है पॉपुलेशन का या एग्लोमरेटेड पॉपुलेशन देखने को मिलती है। लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहां आज भी जनसंख्या ना के बराबर है। यूं कहा जाता है कि जो जनसंख्या का वितरण है 80% लैंड पर तो 20% लोग रहते हैं और 20% भाग जो कि जनसंख्या वितरण का कंसेंट्रेटेड है जहां पे कि 80% जनसंख्या रहती है। तो इन सब के पीछे ये जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं या जो आपके कल्चरल या इकोनॉमिक या पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं ये सब आपकी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। कुछ कंट्रीज की माइग्रेशन पॉलिसीज भी जनसंख्या को प्रभावित करती हैं। नॉट नेसेसरी कि सब प्रवास और आवास दोनों चलते रहते हैं। लोग माइग्रेट करके दूसरी जगह भी जाते हैं और दूसरी जगह से और किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में आते भी हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि जहां पर डेवलपमेंट अधिक होगा, यूएसए में आज सबसे ज्यादा जो है एशियंस गए हुए हैं। एक टाइम था जब यूरोपियंस भी थे वहां पर आज सबसे मैक्सिमम एशियंस वहां पे जस्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वहां का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अधिक है और हमको पता है डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। तो पॉपुलेशन का जो कंसेंट्रेशन होगा नेचुरली जहां पर कृषि है, देन आपका जहां पे आर्थिक संसाधन उपलब्ध है, जहां पे औद्योगिकरण हो चुका है, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज हैं, जहां पर अर्बनाइजेशन है, जहां पर इन सब को देखते हुए जितनी भी आज की डिमांड्स हैं, चाहे वो बैंकिंग है या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, दे माइट बी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसी सब जगहों पे जनसंख्या का वितरण भिन्न देखने को मिलेगा। तो अब आई होप सो आपको समझ में आ गया कि जो जनसंख्या का वितरण है वह विभिन्नता क्यों लिए हुए है, उसके पीछे आपके ये सारे कारक जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं। इन्हीं के कारण आपका वितरण भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। थैंक यू।